वक्त हो चुका है न्यूज रूम लाइव का। आज फिर हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है कुछ नए मुद्दों के साथ। आज होलिका दहन है। सबसे पहले तो मैं होलिका दहन की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम बात करेंगे होलिका दहन की। आखिर होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? कौन थी होलिका जो आग में बैठी थी? उनकी गाथाएं, उनकी कहानियाँ बहुत यूट्यूब पर स्टोरियाँ देखी जाती है, कही जाती है, बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं। तो पूरी स्टोरी जानेंगे हम हमारे एक्सपर्ट रितु से। जी रितु। सबसे पहले तो होलिका दहन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि होता है ना, कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, तो उसके पीछे एक पौराणिक कहानी जरूर होती है। तो ऐसे ही होलिका दहन की भी एक कहानी है, काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी है इसकी। एक बुआ और भतीजे की कहानी है। दरअसल इसमें एक हिरण्यकश्यप नाम का असुर हुआ करता था। ठीक है, वो अपने आप को काफी बलशाली समझता था। क्यों समझता था? क्योंकि उसको एक वरदान मिला हुआ था, भगवान विष्णु से उसको वरदान मिला हुआ था कि तुम किसी से भी नहीं मरोगे, ना तो अस्त्र शस्त्र, ना अंदर बाहर, किसी से तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तो इस चीज का उसके अंदर घमंड था। और उसी का जो बेटा था, वो जो भगवान विष्णु है, वो उनको बहुत ज्यादा मानता था। वो ऐसे बोलता था, तो इस बात से जो हिरण्यकश्यप उसको बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी कि तुम मुझे क्यों नहीं पूछते हो, क्योंकि वो सब लोगों को ये बोलता था कि तुम किसी ब्रह्मा विष्णु किसी को नहीं मानोगे, तुम सिर्फ मुझे मानोगे, मैं तुम्हारा देवता हूँ। तो वो इसका जो हिरण्यकश्यप था, उसका ये कहना था। तो इसलिए जो उनका बेटा था प्रहलाद, उसका जो बेटा था वो भगवान विष्णु को मानता था, वो उनको नहीं पूछता था। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा चिढ़ गए। तो उसने सोचा कि मुझे इसको सबक सिखाना है। बोले मैं इसको मारना चाहता हूँ, मुझे इसको सबक सिखाना है। तो जो होलिका थी, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसको भी एक वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से कि तुम आग से नहीं मरोगी। और उसको एक कपड़ा दिया हुआ था कि अगर तुम इसको रखोगे अपने पास तो तुम्हें कोई आग वगैरह कोई कुछ भी छू नहीं सकता। तो वो क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि तुम्हें मेरा ये काम करना है। और वो क्या करते हैं, उसको वो कपड़ा पहना के और गोदी में उस प्रहलाद को दे के और उसको आग में बिठा देते हैं। और जैसे जैसे आग लगती है तो उसके अंदर से जो प्रहलाद है उसको तो जो ब्रह्मा जी है वो उठा लेते हैं। और जो किसी नहीं, ये नहीं होता एक्चुअली, किसी से कुछ हवा वगैरह चलती है जिससे जो होलिका अपना कपड़ा ओढ़ के जो बैठती है ना, वो कपड़ा हट जाता है। और जो प्रहलाद को तो ब्रह्मा जी उठा लेते हैं। उसके बाद जो होलिका है वो उस आग के अंदर भस्म हो जाती है। तो इसके पीछे ये कहानी है। तो जिसके बाद से ये जो होलिका दहन के नाम से हुआ, होलिका उसका नाम था। उसके बाद नेक्स्ट डे से होली मनाई गई। इस त्योहार को मनाया गया जिसके अंदर सब रंग वगैरह लगाते एक दूसरे को। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। तो इसकी ये कहानी। और आज के दिन जो शाम को सब लोग पूजा वगैरह करते हैं, एक मुहूर्त के अनुसार इसकी पूजा वगैरह होती है। वही उसी बीच में एक राउंड सा एक चीज है जिसमें छाने के कंठे वगैरह लगा के उसमें बीच में प्रहलाद, जो एक डंडे की तरह से प्रहलाद को बिठाया जाता है। और उसके बाद आग लगा के उस प्रहलाद को निकाल दिया जाता है। तो इस काइंड की एक पूजा होती है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे होली मनाई जाती है। तो जैसा कि रितु ने बताया कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। तो रितु, हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में किस तरह से होली मनाई जाती है? राजस्थान में गुलाल से आप देखोगे, राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। मेनली पूजा तो हर जगह इसी तरीके से होती है। जो आज होलिका दहन की पूजा होती है, जिस तरीके से सारी जो क्या बोलते हैं शादीशुदा औरतें होती है, वो सब लोग इसकी पूजा करती है। मेनली जो जिसकी नई शादी होती है उसके लिए काफी अहम होती है वाली पूजा। और जो होली है वो अलग अलग जगह, जैसे डूंगरपुर में है लड्डू की कोई होली खेली जाती है। और जैसे जयपुर के अंदर है, सबसे पहले पिंक सिटी जो है, पिंक सिटी के अंदर जो राजपूताना जो लोग होते हैं उनके वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। देन उनके वहाँ पे शुरुआत होती है। उसके बाद उदयपुर के अंदर काफ़ी जो राज पैलेस है उसके अंदर इस चीज़ की काफ़ी धूमधाम से होली मनाई जाती है, जिसके अंदर सारी शाही परिवार जो होते हैं उसके अंदर शामिल होते हैं। काफ़ी जो आम जनता होती है उनको भी इसके अंदर इन्वाइट किया जाता है। और बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में एक डोलची करके होली खेली जाती है, जिसके अंदर तरह से होली निकली जाती है। दरअसल इसके अंदर पानी से होली खेली जाती है, जिसके अंदर डोलची भर के एकदम इस तरह पानी मार दे एक दूसरे को कि उसके पड़ना चाहिए। पानी पड़ेगा, आवाज आएगी, मतलब कि बहुत तेज दर्द हुआ है और उसको बड़ा प्यार मिला है। तो ये वाली उधर की एक अहम होली है। ऐसे काफी अलग अलग जगह मैंने सुना था एक जगह पत्थरों से भी होली खेली जाती है। हाँ, तो डूंगरपुर कहाँ पर खेली जाती है और हाँ, उसका रीजन क्या है पत्थरों से होली खेलने का? डूंगरपुर में होली खेली जाती है। एक्चुअली ना, वैसे तो कहते हैं कि प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। तो इस काइंड का है कि वो पत्थर बड़े प्यार से मारा जाता है, तो वो दर्द का नहीं होता। वो तो पत्थर है, प्यार से तो वही दर्द चीज भी तो होता होगा।
दर्द तो होने वालों को होता है। अब इसके अंदर ये कि इसमें आपको बचना होता है कि अगर पड़ी तो अगर आपके दर्द हुआ तो एक तरह से वो प्यार वाला दर्द है होली के ऊपर, है ना, और आपको बचना होता है, फिर वही आपको थ्रो मारना होता है किसी और को, सामने वाले को, वो बच गया। तो लाइक इस तरह की एक होली खेली जाती है डूंगरपुर में। तो ये बड़ा पथरीला प्यार है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नए एक्सपर्ट रहीम की तरफ। रहीम हमें बताएंगे, अभी एक मुद्दा चल रहा है कश्मीर फाइल्स के ऊपर। बात कश्मीर फाइल्स के अंदर दिखाई गई है कश्मीरी पंडितों की, और वहां पर बताया गया है कि बहुत सारे कश्मीरी पंडित मारे गए थे, और पब्लिक रिव्यू के अंदर ये भी बात सामने आ रही है कि वहां पर मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ये लोग भी मारे गए थे। तो आखिर ये मूवीज के अंदर इनको दिखाया क्यों नहीं गया? तो ये कुछ नेगेटिव रिव्यू है, कुछ पॉजिटिव रिव्यू है, तो इस पर बात करेंगे हम हमारे एक्सपर्ट रहीम से। सलमान, फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जब ट्रेलर जारी हुआ था उसी वक्त से ये फिल्म लगातार विवादों में आ रही है, विवादों में चल रही है। कुछ लोगों ने उसी वक्त से इस पर आपत्तियां दर्ज करवा दी थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस फिल्म को रिलीज भी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म जब रिलीज हो जाएगी तो हिंदू मुसलमानों के दरमियान में एक नफरत की भावना पैदा हो जाएगी, तो देश के लिए बहुत ज्यादा घातक है। आखिर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया, फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ लॉन्च कर दिया गया, फिल्म रिलीज हो गई, सिनेमाघर में लग गई, लोग देखने के लिए चले गए। जो लोग फिल्म देख करके आए उनका रिएक्शन था कि फिल्म नहीं, ये तो हकीकत है, ये तो सच्चाई दिखा दी, ऐसी फिल्में देश भर में बननी चाहिए, ऐसी प्रतिक्रियाएं लगातार लोगों की आने लगी। इन प्रतिक्रियाओं के बाद हमने देखा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सभी न्यूज़ चैनल्स ने इनको प्रमोशन किया। लगातार घंटों घंटों तक फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम स्टूडियो में बैठी रही, न्यूज़ जर्नलिस्ट इनसे सवालात पूछते रहे कि आपने ये फिल्म क्यों बनाई, किस तरीके से बनाई, इसमें सच्चाई आपने कहाँ से निकाली। तो बात सामने है कि हमने रियल कैरेक्टर्स को लिया और बहुत ज़्यादा इस फिल्म को प्रमोट किया गया, इस फिल्म को प्रमोशन दिया गया। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में, हिंदुस्तान में टैक्स फ्री कर दिया गया फिल्म को। कुछ राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी दे दी गई कि आप जाओ और इस फिल्म को देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म के बारे में यह कह दिया कि ये फिल्म सच्चाई पर आधारित है, इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। जब एक फिल्म हमें सच्चाई पर आधारित हो सकती है, जब एक फिल्म हमें ये बता सकती है कि हकीकत क्या है, तो फिर इस देश में न्याय व्यवस्था की जरूरत ही नहीं। कुछ राज्यों में इसको टैक्स फ्री भी दिया गया है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश उसमें सर फहरिस्त है, उत्तर प्रदेश का नाम लेना चाहूंगा। जहां जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है, हर राज्य में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया। तो आगे मतलब बीजेपी, जिस राज्य में बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी की सरकार है, वहीं पर इसको फ्री क्यों किया? बताना चाहूंगा सलमान, बीजेपी की राजनीति का मूल मंत्र ये रहा है कि ध्रुवीकरण, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तफरका, नफरत की भावना पैदा करो और राजगद्दी हासिल करते रहो लगातार। मैं आगे ये बता रहा था कि इस फिल्म के बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शब्द कहे कि हकीकत पर आधारित फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, सच्चाई को सामने लाने वाली फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। जब एक फिल्म सच्चाई को सामने ला सकती है तो इस देश में न्याय व्यवस्था की आवश्यकता कहाँ है, जरूरत कहाँ है? जब भी कोई केस होता है आप फिल्म बना दो और कह दो कि हाँ बस ये फिल्म है और यही न्याय है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। द फिल्म जो कश्मीर है, जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये फिल्म मैंने जाती तौर पर खुद देखी। देखने के बाद इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ये लगा कि वाकई में ये फिल्म ठीक है, बननी चाहिए थी, लेकिन नाप तोल के साथ बनानी चाहिए थी। इस फिल्म में उन सभी चीजों को शामिल करना चाहिए जो हकीकत है। हकीकत को दबाया गया है, कहा तो ये जा रहा है कि हकीकत को सामने पेश किया गया, परोसा गया, लेकिन हकीकत को दबाया गया। क्या दबाया गया, उसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। सिखों की हत्या हुई, इस फिल्म के अंदर एक भी सिख मरता हुआ नहीं दिखाया गया। मुसलमानों की हत्या हुई इस फिल्म के दौरान, ये नहीं दिखाया गया। केंद्र में उस समय बीजेपी की हुकूमत थी, ये नहीं दिखाया गया। राजीव गांधी जो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने संसद का घेराव किया, उसके बाद कश्मीर में फौज भेजी गई दंगों को रोकने के लिए, ये इस फिल्म में नहीं दिखाया गया। इस फिल्म में दिखाया क्या गया? इस फिल्म में दिखाया सिर्फ ये गया है कि मुसलमानों ने किस तरह बर्बरता के साथ, किस तरह वैश्याना तरीके से हिंदुओं पर हमले किए लगातार। बस सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर ये फिल्म आधारित रखी गई है, मतलब बनाई गई है। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाई जा रही है। अब मैं बताना चाहूंगा इस फिल्म की जरूरत क्या पड़ी। जब 30-35 साल पुरानी ये घटना है, तो आज अचानक से कैसे याद आया कि हाँ मतलब कश्मीर के दर्द के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए? क्योंकि देश में रोजगारी के मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे चल रहे हैं, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश लगातार अर्थव्यवस्था देश की डूबी जा रही है। इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक लॉलीपॉप जनता को दे दो द कश्मीर फाइल्स नाम का, और जनता चूसती रहेगी। मुजफ्फरनगर दंगों पे फिल्म बननी चाहिए, गोधरा राइट्स पे फिल्म बननी चाहिए, निर्भया कांड पे फिल्म बननी चाहिए। अगर आपको बनानी तो फिर सब पे बनाओ, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति पर्सनल किसी इशू को लेकर, पर्सनल किसी मुद्दे को लेकर आप फिल्म बनाने जा रहे हो और ये कह रहे हो कि यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, तो ये इस देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है।
जैसा कि हमारे एक्सपर्ट रहीम ने हमें बताया कि द कश्मीर फाइल्स के अंदर एक तरह से देखा जाए तो भेदभाव किया गया है। वहाँ पर काफ़ी सारे मुस्लिम्स की भी हत्या हुई थी, सिखों की भी हत्या हुई थी। तो इस तरह का कहीं पर भी मूवी के अंदर द कश्मीर फाइल्स के अंदर दिखाई नहीं गया। अभी बहुत सारी जगह इसको टैक्स फ्री भी किया गया है। तो ये कि बीजेपी का एक खेल समझा जा रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा हमारा एक्सपर्ट का कहना है। अब हम बात करते हैं हिजाब वाले मैटर की। कर्नाटक के हाईकोर्ट का फैसला आया है कि कर्नाटक में हिजाब बैन कर दिया गया है। तो अभी कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी कह रहे हैं। तो अब क्या पूरा मामला है, हमारा एक्सपर्ट जावेद हमें बताएंगे। जी सलमान, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्नाटक में हिजाब बैन नहीं किया गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि स्कूल और कॉलेज में जो यूनिफॉर्म्स है उसको फॉलो किया जाए, और कोई भी प्रकार की धार्मिक जो चीज़ें आपको बताती हैं कि कोई धार्मिक चिन्ह या पहचान को आप स्कूल या कॉलेज में नहीं पहन सकते। वहाँ का जो यूनिफॉर्म है उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो है कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कर्नाटक के उडुपी से ये पूरा मामला जो है प्रकाश में आया था। और मुस्कान एक लड़की थी जिसके जो एक स्कूटी से आ रही थी, जो हिजाब पहना हुआ था, और उसके पीछे कई लड़के थे जो कि ये श्री राम के नारे लगाए थे। उसके बाद ये जो मामला थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा हुआ था, और इसके बाद में इस मामले में अपील की गई थी कोर्ट के द्वारा। पहले तो जो है वहाँ की बीजेपी सरकार जो थी उसने इसके बारे में बैन लगाने के लिए सरकार ने याचिका लगाई थी, लेकिन सरकार ने एग्ज़ाम होने तक इसको रोक दिया था। ठीक है, उसके बाद में सरकार ने जो फिर रोक दिया था, उसके बाद में मुस्लिम लड़कियों ने याचिका लगाई थी, और उन याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये कहते हुए खारिज किया है कि स्कूल या कॉलेज में किसी प्रकार के धार्मिक चिन्ह या प्रतीक नहीं पहन सकते। सिर्फ स्कूल की यूनिफॉर्म को प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने इसका विरोध जताया है। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है, मौलाना मदनी ने भी ट्वीट किया है, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलग अलग स्टेट वाइज जो भी उनके तंजीमें चल रही है उन सभी ने इसके खिलाफ ट्वीट किया है, और इसको बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुत गलत फैसला लिया है और सरकार के दबाव में फैसला लिया है, ऐसा उन्होंने बताया है। और कहा है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वही दूसरी तरफ आज बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा 17 जो है मार्च का, कि जो कर्नाटक के अंदर पूरा मार्केट बंद रखा गया है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और मुस्लिम दुकानदारों के द्वारा, और इसमें दलितों का भी उन्हें पूरा सपोर्ट मिला है। दलितों ने भी मुस्लिम भाईचारे को दिखाते हुए और उनका सपोर्ट करते हुए कर्नाटक में पूरी दुकानें बंद रखी। दलितों का ये कहना है कि मुस्लिम के साथ जो समस्या हो रही है धीरे धीरे वो हम पे भी आने वाली है अगर हम साथ नहीं हुए तो, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश के अंदर नीचे दबे कुचले लोगों को जो है दबाया जा रहा है और बहुसंख्यक जो लोग हैं उनको आगे लाया जा रहा है और उन्हीं के हक में फैसले आ रहे हैं। जैसा कि अगर आप पिछले कुछ फैसलों के बारे में देखें, जिस तरीके से राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मामला हो, या फिर जो लव जिहाद जो कि कोई मुद्दा नहीं था उसको भी एक मुद्दा बनाया गया और उसको भी जो है थोप दिया गया। तो और ये अभी हिजाब का मामला है। वही दूसरे कई लोगों के पक्ष का कहना तो ये भी तक है कि अगर कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी तरह के धार्मिक चिन्हों को आप जो है अलाउ नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से स्कूल कॉलेजेस में होली खेली जाती है, जैसे कि आज भी आपने कई फुटेज देखी, इसमें स्कूलों कॉलेजों में होली खेली गई, सरकारी कार्यालयों में होली खेली गई। ये भी एक धार्मिक प्रतीक ही हो गया। जो मूर्तियाँ लगी रहती है वो भी धार्मिक प्रतीक ही बताती है। और अगर बात की जाए कि जो एक धर्म विशेष की पहचान की अगर बात की जाए तो जो धागा अक्सर पहना जाता है हिंदू धर्म, वो भी एक धार्मिक प्रतीक है। तो लोगों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि अब क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, ये एक नियम है फिजिक्स का, और ये नियम हमेशा लगता है कि क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया को साथ लेके आती है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसको अभी बैन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील भी की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नाराजगी है और लोग इस नाराजगी को और इस गुस्से को कहीं ना कहीं या तो दुकानें बंद करके जाहिर कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स पास कर रहे हैं। और इस तरह की जो बातें मैंने आपको कही वो कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार क्यों क्या कराया जा रहा है, या जो स्कूलों के अंदर या कॉलेज में जो धार्मिक प्रार्थनाएं आती है ओम भूर्भुवः सुवः है, जैसे जो कि हिंदू रिलीजन की तरफ एक तरफ फॉलो करती है,
तो कहीं ना कहीं लोग अपने गुस्सा सोशल मीडिया पे जाहिर कर रहे हैं, कई अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, कई लोग को अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर और जो है देश के कोर्ट्स पर जो है विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया एक प्रॉपर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें ये पूरा अधिकार है कि हम अगर किसी निचली अदालत के फैसले से अगर हम खुश नहीं है तो हम उच्च अदालत में जा सकते हैं, जैसा कि कई तंजीमें कर रही है। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि जो उनका ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दबाव के जरिए लिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हिजाब से किसको तकलीफ है, हिजाब, और ये भी कहा है कि लोग द्वारा जो है कुरान शरीफ की आयतें और हदीसों की आयतें भी शेयर की जा रही है और उसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि मुस्लिम समाज में हिजाब का बहुत बड़ा रोल है। जो औरतें अपने आप को इसलिए कवर करके रखती हैं ताकि उनकी हिफाजत हो सके। तो इन चीज़ों को बताया जा रहा है। और अगर मेरी राय की बात करी जाए तो मैं यही कहूँगा कि भारत जैसे देश के अंदर तो नंगेपन का विरोध होना चाहिए, हिजाब का विरोध नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से जो हिजाब है वो एक भारतीय संस्कृति को ही प्रदर्शित करता है, जिस प्रकार से हमारे गाँव देहातों के अंदर आप देखते होंगे, जो आज भी हमारे घर में हमारी माताएं बहनें हैं वो एक घूंघट और एक जो है ओढ़नी का प्रयोग करती है। इसी प्रकार से हिजाब भी एक ओढ़नी और घूंघट है जो तहजीब और अदब को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी है इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। बाकी सबका डेमोक्रेटिक राइट्स है, वो अगर जिस तरह से अपना विरोध जता रहे हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि दलित समाज के लोग भी मुस्लिमों के साथ है और कर्नाटक में उन्होंने दुकान बंद करी है। तो अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट की कोई प्रतिक्रिया आई है? सुप्रीम कोर्ट की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, अभी तो जो है दाखिल हुआ है, क्योंकि अभी देखिए छुट्टियाँ भी आ गई है, होली की छुट्टियाँ आ गई है, उसके बाद शनिवार संडे आ गया है, उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता है, इसको खारिज कर देता है। तो अगर इसे खारिज कर देता है कोर्ट तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका विरोध होने वाला है। और ये विरोध इस प्रकार से आज दुकानें बंद रखी गई है तो उसका यही मैसेज है कि हम इस मुद्दे को लेकर बहुत ही सजग, बहुत ही जागरूक और थोड़ा गुस्से में हैं। तो अगर ये मामला अगर राजस्थान तक पहुंचा, अगर ये मामला पहुंचता है तो सियासत में और आम जनता में इसका क्या फर्क पड़ेगा? जी मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान में इस मामले का पहुंचने से पहले ही राजस्थान के कई तंजीमों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ राजस्थान हो या जो ऑल इंडिया मुस्लिम के जो थे अपने सैयद साहिब आलम जो तस्लीम टीवी के फाउंडर इन चीफ, उन्होंने भी इसका विरोध जताया। उन्होंने भी कहा है कि जो कर्नाटक सरकार हमें इस्लाम ना सिखाए, सिर्फ वो फैसला हक में दे, किसी सरकार के दबाव में ना दे। तो ये जो फैसले हैं ये राजस्थान में आने से पहले ही राजस्थान की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। अगर राजस्थान में इसकी मामला आता है तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर भी बहुत बड़ा विरोध होने वाला है। तो आज हमने हमारे एक्सपर्ट से बात की कश्मीर फाइल्स के ऊपर और होलिका दहन के ऊपर और हिजाब मामले के ऊपर। कल फिर नए मुद्दों के साथ हमारे एक्सपर्ट से मिलेंगे न्यूज रूम लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद।